क्या हाल चाल है बच्चों? चलें चालू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पूरा खत्म किया। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का आइडिया लिया, क्या होता है उसमें, क्या केसेस होते हैं उसके। आगे बढ़ें उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो कॉपी के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चंस थे SN2AR के, SN2AR के थे। उससे पहले कुछ स्ट्रक्चर्स भी थे, मैं उन स्ट्रक्चर्स को ले लेता हूँ। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स मैंने जो आपको बताए थे उनके स्ट्रक्चर्स से हम डिस्कशन चालू करते हैं। तो ये होमवर्क डिस्कशन है थ्योरी कॉपी का, एरोमेटिक चैप्टर का। एक मुझे याद है फिनोप्थलीन, इसका स्ट्रक्चर आप सबको जानना होगा। ये मैंने नहीं बताया था, बाकी तो सब मैंने बता ही रखा है। ये देखें, और हम ये इसकी रिएक्शन भी करेंगे कि फिनोप्थलीन किस तरीके से बनाया गया है। ये हम पढ़ेंगे एरोमेटिक चैप्टर में। एक था दोस्त मिथाइल ऑरेंज, इंडिकेटर्स थे मिथाइल ऑरेंज, ये भी हम क्लास में बनाएंगे, याद रखिएगा। और अगर आपको याद हो एमीन चैप्टर में हमने रिएक्शन पढ़ी थी डाई की, डाई फॉर्मेशन। मेरे भाई ये भी डायजोटाइजेशन से ही, डाई फॉर्मेशन से होगा। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात हो रही है। S डबल बॉन्डो O माइनस एंड Na+। ये है आपका मिथाइल ऑरेंज, ये है फिनोप्थलीन, और ये है आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। और क्या था भाई, देख लेते हैं। पैरासीटामोल, ओके, पैरासीटामोल पर बात करते हैं। पैरासीटामोल अगर आपने ढूंढा होगा तो आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा इसका बड़े आराम से। NH इसका एसाइल फॉर्म, एसाइलेटेड फॉर्म, एंड ये देख सकते हैं पैरासीटामोल इसे बोलते हैं। इसके बाद है सैक्रीन, क्लोरामाइन टी है, क्लोरामाइन टी एक एंटीसेप्टिक होता है, क्लोरामाइन टी। सो ये CH3, एंड इधर जो होता है S डबल बॉन्डो N पर Cl, N माइनस एंड Na+। लुक एट बोर्ड, दिस इज योर क्लोरामाइन टी। एंड एक और है मेरे भाई, दैट इज सैक्रीन, आर्टिफिशियल स्वीटनर। आप ये भी हम क्लास में बनाएंगे, ठीक है, सब क्लास में बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। पैरासीटामोल भी क्लास में बनाएंगे। सैक्रीन, आप जब हम बनाएंगे क्लोरामाइन टी और सैक्रीन तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक ही कंपाउंड से बनाए जा रहे हैं। बड़ा मजेदार है, आपको पता चलेगा दोनों एक ही कंपाउंड से बनाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये है आपका सैक्रीन। आई होप आपको सारी चीजें विजिबल हैं, ध्यान से देख लें एक बार। ओके, ये सैक्रीन है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। चलिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे SN2AR के। मुझे याद है 7 तक हमने कर लिया था, 7 तक हमने कर लिया था। तो होमवर्क है आपका SN2AR का, क्लियर। तो मुझे 5 क्वेश्चन आपको बताने। लुक एट 8th क्वेश्चन, आप सबके पास क्वेश्चन होगा 8th। मेरे भाई Cl की फील्डिंग सेट है, और अगर Cl की फील्डिंग सेट है तो वो हट जाएगा NH2 जो हाइड्रोजन दिया गया उससे। क्या आप देख पा रहे हैं? 8th वाला जो कंपाउंड है, 8th वाला, ये ब्रेडीज रीजेंट है। ब्रेडीज रीजेंट सुना है कभी आप? 2,4-DNP ये प्रोडक्ट है, 8th का प्रोडक्ट है 2,4-DNP। ये बना है आपके सामने। ये किस लिए यूज होता था? ये कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कलर्ड प्रोडक्ट देता था। बहुत मजेदार है 8th। मेरे भाई लुक एट 9th, Cl लीविंग ग्रुप भी हो सकता है और Cl
फील्डिंग सेट करने वाला बोले तो जेड भी हो सकता है। अब 4 सीएल हैं, आउट ऑफ दीज 4 सीएल उसे ढूंढो जिसकी सबसे ज्यादा फील्डिंग सेट है। ढूंढो ढूंढो चलो, किसकी सबसे ज्यादा फील्डिंग सेट है। अगर आप ध्यान दें तो नीचे वाला जो सीएल है एकदम नीचे बीचों बीच, उसके दोनों आर्थो अगल बगल और पैरा पोजीशन भी उसकी भी फील्डिंग सेट है। तो मेरे भाई जो सीएल हटेगा 9th में वो है नीचे का बीच वाला। क्यों? क्योंकि इसके आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे। टॉकिंग अबाउट 10th, अरे कोई भी बता दे यार, क्या चल रहा है, कोई भी बता दे। ऊपर वाला जो सीएल है उसकी फील्डिंग सेट कर रखी है तो वो हट जाएगा, ये देख लीजिए। ओके, नाउ 11th में फ्लोरीन 2 केसेस में फायदेमंद है हटाना। एक, उसकी फील्डिंग NO2 से भी सेट है और Cl से भी सेट है। मैं 11th क्वेश्चन बता रहा हूं। फ्लोरीन की जगह आ जाएगा आपका OMe। OMe ये होगा NO2 और ये होगा Cl। लुक एट 11 तक हमने कर लिया। 12 क्वेश्चन के 2 पार्ट। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एक पार्ट, एक 13 क्वेश्चन शायद मैंने इसमें और दिया था, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा बट हल्का हल्का है। 12th क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, लगा है शायद Cl लगा है, क्या लगा है, ये Cl। तो हम ये मान लें एक Cl की फील्डिंग दूसरे Cl ने सेट की। तो मेरे भाई NaOH केस में एक Cl हटेगा और वहां ये आ जाएगा। अब आपको देखना है क्या इस Cl की फील्डिंग OH से सेट है क्या OH इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा क्या? जवाब है नहीं। तो मेरे भाई ऊपर वाले केस में तो ये आंसर आपको मिल गया। लेकिन अगर आप Cn की बात करते हैं और ऊपर वाला आपने हटाया Cn माइनस से, तो अब मजेदार चीज क्या है, नीचे वाले Cl की फील्डिंग भी सेट है इस Cn की वजह से। तो मेरे भाई सिंस Cn आपने एक्सेस में लिया है तो यू वुड गेट कि NaCN में दोनों Cl हट रहे हैं, बिकॉज आफ्टर सब्सटीट्यूशन ऑफ 1 Cl बाय Cn माइनस जो दूसरा Cl बचेगा वो भी, उसकी भी फील्डिंग सेट हो, वो हट जाएगा। ये आपके सामने आंसर है। और जहां तक मुझे 13th क्वेश्चन याद आ रहा है, इसमें मेरे भाई यहां Cl था क्या? हाँ, यहां NO2 था, यहां NO2 था और यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये Cl, इधर मैंने लंबी सी चेन बनाई थी और ये OH था। सोडियम मेटल डाला था तो सोडियम मेटल इसका क्या चुरा लेगा? H, और O पर क्या आएगा? माइनस। अब क्या ये घर वाली साइट हुई या नहीं? O माइनस घर वाली साइट हुई या नहीं? ये Cl वाले कार्बन पे अटैक करके M कॉम्प्लेक्स बनाएगा और Cl को हटाएगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर बहुत क्लियरली आपको एक एडिशनल 6 मेंबर रिंग मिलेगी। मेरे भाई कार्बन मुझे याद नहीं है, अगर कार्बन कम होंगे तो 5 आएगा, ज्यादा होंगे उससे ज्यादा होंगे, एक ज्यादा तो 6 आएगा। ये 13th का आंसर जो मैंने यहां लिखा है। लुक एट बोर्ड, ये होमवर्क था कॉपी का, ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है इसे मैं हटाऊंगा और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को जनरलाइज्ड फॉर्म में किया, जिसमें बेंजीन पर हमने E+ अटैक कराया था, हमने उसके सारे पॉइंट्स पढ़े। अब हम बात करेंगे उसके एप्लीकेशन पार्ट पर। मैं चाहूंगा सबका ध्यान इधर रहे। यह है एप्लीकेशन ऑफ EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लुक एट बोर्ड, सारे लोग बोर्ड पर देखिए। एप्लीकेशन ऑफ EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मेरे भाई
हम इसमें बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, हम पढ़ेंगे मेरे भाई सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सारे लोग देखिए, हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हम पढ़ेंगे इसके बाद एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, हम पढ़ेंगे इसके बाद एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, हम पढ़ेंगे इसके बाद फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। सारे लोग देखिए, और इसके बाद साथ में हम पढ़ेंगे 7th नंबर पर, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। यहां हम ये सीखेंगे कि कपलिंग कैसे की जाती है। पीछे वाले कह रहे हैं सर क्या सबसे काम की रिएक्शन आखिरी में पढ़ा रहे हो, कपलिंग कैसे की जाती है ये पहले बताओ। नहीं, ये सबसे लास्ट में करें मेरे भाई। ये पढ़ लोगे तो आपका एरोमेटिक चैप्टर 70% खत्म हो जाएगा, एरोमेटिक चैप्टर 70% खत्म हो जाएगा। और आपको मैं बताऊं, ये बहुत आसान सेगमेंट है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में आप क्या कर रहे होगे, सच बताओ। आप बेंजीन से ये बना रहे होगे, देखो सारे देखो, आपका दिमाग आपको क्या बोल रहा है बताओ। सर इसका इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो NO2+ ले आओ। पिछली क्लास में आपने E+ लेकर E लगाया था, और आज अगर NO2 लगाना है तो बस इलेक्ट्रोफाइल ही लाना है मेरे भाई। बिल्कुल सही बात। दैट्स व्हाई देखो हम ये रिएक्शन सारी कर चुके हैं, हमने E+ करके पूरी रिएक्शन की है। यहां आप देख सकते हैं, मैं इनको थोड़ा सा इस तरीके से लिख दे रहा हूं। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में ये आता है, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में हैलोजन लगेगा, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन में गैस करो ना डैश, एल्काइल ग्रुप लगेगा, एल्काइल ग्रुप। आर एसाइलेशन, अबे ये तो पढ़ते पढ़ते तुम लोग, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन में एसाइल ग्रुप लगेगा, दिस इज योर एसाइल ग्रुप। फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन में क्या आपको याद है, एल्डिहाइड ग्रुप को IUPAC में प्रफिक्स में फॉर्माइल बोला जाता था, CHO को फॉर्माइल बोला जाता था। दिस इज अ फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। हम ये कैसे बनाएंगे, एंड आप जरूर जानना चाहेंगे कपलिंग कैसे होता है मेरे भाई। कपलिंग रिएक्शन में आप डाइज बनाना सीखेंगे, तो मैं यहां अभी इसे बहुत स्पेसिफिक नहीं लिख रहा हूं। एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे और उनसे आप डाई बनाना सीखेंगे। कपलिंग रिएक्शन जो आपने डायजो टेस्ट में लास्ट स्टेप पढ़ा था, बीटा नेप्थॉल के साथ हमने डाइजोनियम डाला था, रेड कलर डाई आया था, वो दरअसल कपलिंग रिएक्शन थी। वो लास्ट स्टेप बीटा नेप्थॉल के साथ रेड कलर, तो वो कपलिंग है, तो हम यहां पर वो करेंगे। ये है मेरे भाई एप्लीकेशन ऑफ ES। तो आज हमारा टारगेट है कि हम आज की क्लास में 1 2 3 तो कर ले, सही रहेगा, बहुत आसान है इसलिए हो जाएगा मेरे भाई। इसमें चौथा और पांचवा जो रिएक्शन है ये बहुत पॉपुलर रिएक्शंस है, ये बहुत पॉपुलर रिएक्शंस है। ये जेई हर बार इससे जरूर पूछता है, इसके पूछे बिना मेरे भाई IIT को मजा नहीं आता। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आप देख लें, ये है एप्लीकेशन ऑफ ES।
तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो सारे लोग बोर्ड पर देखेंगे और हमारा जो पहला टॉपिक होगा, पहला एप्लीकेशन है वो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। सारे लोग देखिए, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर मुझे सब समझ में आया, लेकिन एक बात बताओ यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, यहां क्या? अबे यही तो सीखना है, यही तो पढ़ना है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो मैं यहां लिख रहा हूं, सारे लोग देखें। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन, सही बात है, ये है हमारा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। लाइक हमारे पास है ये और इससे हमें मिल गया ये, और आप जरूर जानना चाहेंगे कि एरो के ऊपर क्या है, क्या है एरो के ऊपर, ये जानना चाहते हैं। तो मैं एरो के ऊपर फिलहाल तो लिख देता हूं कि पी है। क्या है? पी। अब आप ये भी जानना चाहेंगे पी क्या है, सब जानना चाहते हैं आप, वेरी गुड। तो मैं आपको ये वाला सेगमेंट तो मैं इधर रख देता हूं, ये सेगमेंट हमारा, यहां पे हम जो चाहे वो लिखेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन से रिलेटेड। तो सारे लोग देखिए पी क्या क्या हो सकता है। पी में बी, मेरे भाई बहुत सारे पी हो सकते हैं। लाइक फर्स्ट देखें, बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है मेरे भाई, और ये है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये इस नाम से ही फेमस है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये इस नाम से ही फेमस है। और ये होता क्या है मेरे भाई? नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। HNO3 प्लस H2SO4 आप देख सकते हो। नाइट्रेटिंग मिक्सचर आप ले सकते हैं, इस जगह पर बेंजीन से आपको नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। अगर आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर नहीं लेना चाहते, आपकी मर्जी मेरे भाई, आप कॉन्संट्रेट HNO3 ले सकते हैं बी की जगह पर, वो भी नाइट्रेशन करेगा। अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो आप डाइल्यूट HNO3 लेकर भी ये काम कर सकते हैं। एक ने कहा हम ये भी नहीं लेना चाहते, अब बोलो मेरे भाई, सारे लोग देखो, कई ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो NO2 प्लस प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक सारे लोग देखें, कंपाउंड होता है बाय N2O5 या फिर एक और पॉइंटर मैं यही लिख देता हूं, CH3COONO2। ये ले लो P की जगह तो भी बनेगा नाइट्रोबेंजीन, ये ले लो P की जगह तो भी बनेगा नाइट्रोबेंजीन। मेरे भाई अगला जो पॉइंट है मैं चाहूंगा आप बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि अभी तक मैंने 4 तरीके लिख दिए हैं, मैंने 4 तरीके लिखे हैं, आप देखो। और आपको मैं बताऊं कि सबसे बढ़िया तरीका, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो 5वां है। आपको समझ में आ जाएगा क्यों। बाय NO2BF4 या फिर बाय NO2ClO4। क्या आप देख पा रहे हो इस लास्ट वाले पॉइंट में रेडीमेड NO2 प्लस लाया गया है, रेडीमेड NO2 प्लस लाया गया है, क्योंकि आपको पता है ये सॉल्ट है, NO2 प्लस BF4 माइनस, NO2 प्लस ClO4 माइनस। मेरे भाई तुम सीधा सीधा NO2 प्लस ला के ऐसे दे रहे हो तो वही अटैक करेगा, एरिनियम आयन बनेगा, आंसर आ जाएगा। सबसे बेस्ट तो 5वां है, लेकिन अगर आप बुद्धि लगाएं तो आपको समझ में आएगा सर 1 2 3 में तो 1 बढ़िया होना चाहिए। मेरे भाई डाइल्यूट HNO3 में क्या आपको खुद फील हो रहा है कि HNO3 को डाइल्यूट कर दिया गया? मेन कंपोनेंट HNO3 है, उसे डाइल्यूट किया गया। तो आप क्या देखेंगे
अक्सर आईआईटी जेई जो सबसे ज्यादा पूछता है, सबसे ज्यादा यूज करता है, वो फर्स्ट, वो फोर्थ और फिफ्थ भी यूज कर सकता है, बट 95% टाइम वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर ही लेता है। और ऊपर HNO3 H2SO4 आएगा, मतलब नाइट्रेशन होगा। कैसे होगा नाइट्रेशन, वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। बट आप देख लो, ये कॉमन और ऑफनली यूज्ड चीजें हैं 1, 4, 5। मैं आपको सब बताऊंगा, ये कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, ये कैसे कर, सब बताऊंगा, सब टेंशन मत लेना। तो चलिए, हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब हम इसकी एक एक हेडिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए, तो फर्स्ट हेडिंग इज नाइट्रेशन। मेरे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाइट्रेशन बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। आइए मेरे भाई, इस केस में आपकी रिएक्शन कैसे होगी, ये देखिए, प्लस ये है HNO3, ये लाया गया H2SO4, ठीक है, और आंसर है आपका नाइट्रोबेंजीन। याद करो, मैंने आपको पिछली क्लास में एक ब्रह्मास्त्र दिया था कि कभी भी एरोमेटिक चैप्टर से रिएक्शन आएगी A+B इन प्रेजेंस ऑफ C, तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आइडेंटिफाई एरोमेटिक कंपाउंड, A, B, C में एरोमेटिक कौन है ये। फिर मैंने बोला था डोंट टच, इसे टच मत करो। फिर मैंने क्या कहा था, B और C आपस में रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करेंगे, और वो इलेक्ट्रोफाइल इसमें एप्रोप्रिएट जगह पे चिपका देना, आंसर आ जाएगा। अरे पूरी खुली किताब है यार, सब तो दिख रहा है। चलें करें क्या, आओ बच्चों तुम्हें बताएं, इसकी मैकेनिज्म करके खुशियां मनाते हैं मेरे भाई। देखते हैं मैकेनिज्म। मेरे भाई एक वाक्य सुनेंगे क्या, वाक्य, ये वाक्य मैं आपको GOC अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी मैंने सुनाया था। चलिए ध्यान से देखिए मेरे भाई, सुबह सुबह का वक्त था और आपको पता है मैं मॉर्निंग वॉक करता हूं, अकेला, वो भी मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था। अचानक मैंने क्या देखा, आप भी देखिए मैंने क्या देखा, कि सामने से कोई आ रहा है, और वो कौन था, HNO3। उसने आगे बढ़ के मुझे गुड मॉर्निंग बोला और चरण स्पर्श किया। मैंने कहा खुश रहो, कौन हो तुम। मेरे भाई इसने बोला मैं नाइट्रिक एसिड हूं, ध्यान से सुनना, इसने बोला मैं नाइट्रिक एसिड हूं। मेरे भाई पीछे से कोई आ गया, कौन है वो, H2SO4। H2SO4 ने पीछे से HNO3 के कंधे पे हाथ रखा, HNO3 एकदम कांपने लगा। H2SO4 ने कहा तुमने अभी अभी क्या बोला इसके आंसर को। HNO3 ने कहा वो तुम्हें मजाक कर रहा था। H2SO4 ने कहा नहीं, तुमने क्या बोला रिपीट करो। HNO3 ने कहा गलती हो गई। अब भाई सब मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा, गलत हुआ क्या। HNO3 कह रहा गलती हो गई। H2SO4 ने बोला चलो असलियत बताओ। HNO3 चिल्लाने लगा हाँ मैं बेस हूं। मेरे भाई सुनना, सरप्राइजिंग पॉइंट, HNO3 चिल्लाने लगा हाँ मैं बेस हूं, मैं बेस हूं। तब तक मुझे याद आ गया यार ये नाइट्रिक एसिड है। मैंने इससे कहा भाई तुम तो एसिड हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। HNO3 कह रहा धीरे बोलो, H2SO4 सुनना ले। मैंने कहा ऐसी भी क्या टेंशन है। कह रहा सर H2SO4 एसिड होता है, इवन स्ट्रॉन्गर देन HNO3, इससे भी अच्छा एसिड। मैंने कहा तो होने दो, तुम भी एसिड हो। कह रहा नहीं, एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की प्रेजेंस में कोई दूसरा एसिड नहीं रह सकता, इसे बेस की तरह रोल प्ले करना पड़ेगा। याद रखना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के पास ही H+ छोड़ने की पावर होगी। मेरे भाई इसे कहते हैं समय कितना बलवान होता है। HNO3 ये H+ छोड़ेगा और वो H+ देखिए इस OH पे अटैक करेगा। करेगा या नहीं करेगा, सारे बोलो। H+ ये देगा, वो लेगा, वो बेस है। क्या आप देख पा रहे हैं, अगर ये H+ लेगा तो मेरे भाई ये बनेगा। सारे लोग देखो, वो भी बोर्ड पर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। HNO3 ने H+ लिया है, कैसे भी लिया हो बट H+ लिया है, और ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे ज्यादा वो उसे प्रोटोनेट कर रहा है। मेरे भाई ये जो चीज बनी है ना,
इसका एक नाम होता है नाइट्रा एसिडियम आयन। इसका क्या नाम होता है, सारे बोलो। नाइट्रा एसिडियम आयन, ये नाइट्रा एसिडियम आयन। मेरे भाई आपको पता है अच्छे अच्छे जल छोड़ देते हैं, तो क्या आप मान रहे हो यहां से ये जल छोड़ देगा? जल छोड़ दिया इसने। और सारे लोग ध्यान से देखो, मेरे भाई NO2 प्लस बना है, NO2 प्लस। ये है वो इलेक्ट्रोफाइल जिसकी थी आपको चाहत। ये है वो इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। वाटर निकलेगा तो NO2 पर Kn पर प्लस ही आएगा, सारे देखिए। और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल दौड़ता हुआ जाएगा बेंजीन को, कहेगा बेंजीन मैं आ रहा हूं, और मेरे भाई बेंजीन पे लग जाएगा। तो मेरे भाई मैं ये चीज हटा रहा हूं जो आपके बोर्ड पर है, ताकि मैं इसके आगे की मैकेनिज्म आपको बता सकूं। आइए, वो इलेक्ट्रोफाइल बन गया था NO2 प्लस, वो सीधा क्या बोलेगा, बेंजीन मैं आ रहा हूं। ये देखिए, ये बेंजीन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। सारे लोग देखो, देखा आपने कैसे होगी रिएक्शन? अभी तो आप कोई भी बॉन्ड पोलराइज करवा सकते हैं, क्योंकि यहां कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। क्या आप साफ साफ देख पा रहे हैं? इससे बनेगा एक एरिनियम आयन, एक एरिनियम आयन HNO2। मेरे भाई यहां प्लस होगा, ऐसा आपको याद करो, He करके हमने बनाया था, और इसके बहुत सारे RS होंगे, 3 RS बनेंगे इसके। और बताइए अगले स्टेप में ये क्या छोड़ देगा, H छोड़ देगा। ये हाइब्रिड है H एंड NO2, ये H छोड़ देगा, और आपको आंसर क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन। यू जस्ट गेट इट, नाइट्रोबेंजीन। बधाई हो, नाइट्रोबेंजीन आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ये वही E+ का रोल प्ले कर रहा है। तो इसी के साथ आप देखिए, नाइट्रेशन बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर आप कर चुके हैं। मैं इसके नोट में बहुत कुछ लिखवाऊंगा आपको, लेकिन मैं अभी बाकी चीजों से भी नाइट्रेशन मैकेनिज्म आपको बता देता हूं। सारे लोग देखो, एक बार में ही हो जाएगा। नाइट्रेशन बाय कॉन्संट्रेट HNO3। अब आप सबको समझना पड़ेगा, ये आ गया तो अब सब खटाखट हो जाएगा। मेरे भाई इस केस में क्या होता है, रेट थोड़ा स्लो होता है, नाइट्रेशन का रेट थोड़ा स्लो होता है। सोचना कैसे मेरे भाई, क्योंकि अब H2SO4 का काम भी HNO3 को ही करना होता है। एंड यू ऑल नो HNO3 ही एसिड का काम करेगा, HNO3 ही बेस का काम करेगा। तो ये चीज बहुत कम मात्रा में होगी, और आपको यहां भी मिलेगा नाइट्रा एसिडियम आयन। ये बहुत जरा सा डिसोसिएट होगा, और आपको क्या देगा, NO2 प्लस। और ये NO2 प्लस क्या बोलेगा, बेंजीन मैं आ रहा हूं। क्या मैं मान लूं इसके आगे तुम कर लोगे? कैसे? NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते, ऐसे भी बना सकते। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने कोवेलेंट कर दिया, सेम है। मेरे भाई यही लिखना है, यही लिखना है दोस्त, छाप लेना, ये दोनों लाइन है बिल्कुल सेम। तो ये है नाइट्रेशन बाय कॉन्संट्रेट HNO3। यहां HNO3 अपना भी रोल प्ले कर रहा है, एसिड का भी और बेस का भी। अच्छा, अगर मैं आपको नाइट्रेशन बाय डाइल्यूट HNO3 दूं, सारे लोग देखना, नाइट्रेशन बाय डाइल्यूट HNO3, सारे लोग देखिए, बहुत आसान है ये, इससे सारे हो जाएंगे। मेरे भाई यहां समस्या थोड़ी सी और विकट हो जाएगी। यहां HNO3 काम तो करेगा, एसिड का भी बेस का भी, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां जो नाइट्रा एसिडियम आयन बना है ना, ऐसा वाला ये बना है,
मेरे भाई ये जल नहीं छोड़ पाएगा, अब ये जल नहीं छोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि यह ऑलरेडी डाइल्यूटेड है, वाटर ऑलरेडी है। अगर ऑलरेडी वाटर है तो रिएक्शन पीछे की तरफ ही रहेगी, यानी कि यहां बेंजीन पर अटैक कौन करेगा? वो ये पूरा का पूरा नाइट्रोएसिडियम आयन, ये खुद धीरे धीरे जाएगा, बोलेगा बेंजीन आर यू रेडी। देखिए क्या होगा यहां पर, यहां सारे लोग देखिए क्या होगा। ये बेंजीन, ये है आपका नाइट्रोएसिडियम आयन। सारे लोग देखिए, आनंद आएगा आपको। मेरे भाई अब ये लिविंग ग्रुप है, इसे निकालने की जिम्मेदारी बेंजीन की खुद की होगी। क्या ये आपको SN2 टाइप फीलिंग दे रहा है? ये पीछे से अटैक, उसे लात मार रहा है। और क्या ये SN1 जैसी फीलिंग है जहां प्योर केटायन बनता है और वो जाकर अटैक करता न्यूक्लियोफाइल पे? लिविंग ग्रुप पहले डिसोसिएट हो गया था, ये SN2 टाइप की फील ले सकते हैं आप। मेरे भाई समय थोड़ा सा बचाऊंगा मैं। अगला था N2O5। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या N2O5 भी सेम सिचुएशन का शिकार होगा या नहीं? सारे बोलो। क्योंकि मेरे भाई NO3 माइनस यहां लिविंग ग्रुप होगा, यहां NO3 माइनस लिविंग ग्रुप होगा। अगर समझो इशारों को, तो क्या आपका ये जो एक नाइट्रिक एसिड का ईस्टर था, क्या यहां पर भी आपको कोई लिविंग ग्रुप दिखाई दिया है क्या? तो ये मैकेनिज्म बिल्कुल एक जैसी चलने वाली है। आपको इधर क्या मिलने वाला है आपको पता है, दैट वुड बी एरिनियम आयन। मिलेगा या नहीं मिलेगा? इट वुड बी एरिनियम आयन HNO2 प्लस। इन एवरी केस यही मिलेगा। और आपको पता है ये H छोड़ देगा तो आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या आप समझ रहे हैं? ये स्लो रिएक्शंस होंगी। एंड मैं अगला वाला सॉल्ट वाला नहीं लिखवा रहा हूं, दैट्स वेरी ऑब्वियस, बिकॉज वहां रेडीमेड NO2 प्लस है। आप देख सकते हैं NO2BF4 और NO2ClO4 वाले में रेडीमेड आप देखें वहां पर NO2 बना बनाया मिल रहा है आपको। तो ये नाइट्रेशन की हर एक मैकेनिज्म को हम समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो अब हम लगाएंगे नोट। क्या लगाएंगे? नोट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, नोट। और नोट में पढ़ेंगे पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहां लिखेंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट मैं जो भी लिख रहा हूं यहां पर वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर के केस में लिख रहा हूं। ध्यान से देखें। ड्यूरिंग नाइट्रेशन by nitrating mixture अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है? अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 प्लस। ये देख लें आप सारे लोग, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। अरे पता है यार, ये तो सबको पता है, सबको पता है। अगला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, पहली लाइन वही है, ड्यूरिंग नाइट्रेशन बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, HNO3 behaves like a base। HNO3 behaves like a base। मेरे भाई IIT में आ चुका है, सेकेंड पॉइंट आ चुका है कि नाइट्रेशन के दौरान HNO3 कैसे बिहेव करता है, ये आ चुका है। ये लाइन का मतलब समझ रहे हो? ड्यूरिंग नाइट्रेशन बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर ये लिखना है, उसका लिखना है HNO3 बिहेव्स लाइक ए बेस। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें और आपसे पूछा जाए कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर जिसमें HNO3 और H2SO4 था, क्या रोल है H2SO4 का, तो फिर से वो कहानी लिख लेंगे। ड्यूरिंग नाइट्रेशन बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर,
ध्यान से सुने, H2SO4 is used, ध्यान से सुनना, to generate NO2 प्लस, NO2 प्लस जनरेट करने के लिए यूज होता है। एंड मजेदार बात सुनना, एंड मेरे भाई सोचो, अगर H2SO4 के सामने HNO3 जैसा एसिड बेस का काम करने लगा तो वाटर तो बहुत अच्छे बेस का काम करेगा, वाटर तो बहुत अच्छे बेस का काम करेगा। तो मेरे भाई H2SO4 वाटर जो रिएक्शन में होता है उसे कंज्यूम कर लेता है। यहां नहीं, नाइट्रेटिक मिक्सचर में भी ऐसे वाटर निकला था। ये वाटर को कंज्यूम करता है और रिएक्शन को क्या करता है, फेवर करता है। H2SO4 is used to generate NO2 plus and it consumes H2O present in reaction। रिएक्शन के अंदर वाटर जो मौजूद है उसे कंज्यूम करके रिएक्शन को ड्राइव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं यहाँ पर मेरे भाई। ट्रैकिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस है, ये बेस की तरह काम करता है। इसका H2SO4 का काम क्या है वो भी हम यहाँ पर समझ पाए हैं। एक महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए यू आर स्टार्टिंग विद बेंजीन एंड यू आर स्टार्टिंग विद अ रीजेंट। ये आपका नाइट्रेटिक मिक्सचर हो, कॉन्सेंट्रेट HNO3 हो, कुछ भी हो, ये हो, ये हो, ये हो, कुछ भी हो। तो मेरे भाई जब रिएक्शन चालू होगी तो बताओ कंटेनर में ये भी आने लगेगा या नहीं? बताओ कंटेनर में ये भी आने लगेगा या नहीं? अब आप सोचो, थोड़े समय, रिएक्शन चालू होने के थोड़े समय के बाद कंटेनर में ये भी होगा, ये भी होगा और NO2 प्लस भी होगा, NO2 प्लस। तो क्या बुद्धि का प्रयोग करके ये बता सकते हो कि उस समय NO2 प्लस की चॉइस क्या होगी? बचा हुआ बेंजीन या बना हुआ नाइट्रोबेंजीन? ये आपको सोचना है और बताना है। ये NO2 प्लस आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन जब ये भी होगा, ये भी होगा, तो NO2 प्लस किस पे अटैक प्रेफर करेगा, ये सोचने का काम। एक बच्चा कह रहा है सर ऑब्वियस है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम ये देख लेंगे किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। यस भैया, NO2 खींचता है तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग के कंपैरेटिवली कम है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग के कंपैरेटिवली कम है। तो जब तक ये है, जब तक ये है, तब तक NO2 प्लस इसी पर लगेगा। समझ में आया? इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर ये खत्म हो जाए या नहीं होता तब NO2 इस पे लगना चालू होता। आप मेरी बात शायद समझ रहे हैं। तो इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं, सारे लोग देखें, बुक्स में ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब आप वही समझना जो मैंने आपको समझाया। नो चांस ऑफ पॉलीनाइट्रेशन बिकॉज, सारे लोग देखें, नो चांस ऑफ पॉलीनाइट्रेशन बिकॉज प्रोडक्ट इज लेस इलेक्ट्रॉन डेंस, less electron dense than reactant, reactant के कंपैरेटिवली वो कम इलेक्ट्रॉन डेंस है। अच्छा, इसका मतलब कई बच्चे क्या निकालते हैं, दूसरा NO2 कभी जिंदगी में नहीं लगा सकते। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। जब तक उसके साथ कोई ऐसा मौजूद है जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तब तक नहीं लगा सकते। ये हट, ये खत्म हो जाए, हटा दो, तो अगर मैं इसी पे नाइट्रेशन कराऊं, इसी पे कराऊं, यही रिएक्टेंट हमारा, तो लगेगा दूसरा NO2, काहे नहीं लगेगा भाई। नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट नोट में तो इंपॉर्टेंट ही लिखा जाता है दोस्त। देख लें इन सारे पॉइंट्स को।
आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए बात करते हैं आगे नोट में और पॉइंट्स की। नाइट्रेशन से रिलेटेड हमने 4 पॉइंट्स नोट में लिखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ और पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, लाइक केस टू केस ये वेरी कर सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं इंटरमीडिएट इज नाइट्राएसिडियम आयन, नाइट्राएसिडियम आयन फॉर डाइल्यूट HNO3। जब डाइल्यूट HNO3 यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो आपने देखा था NO2 नहीं जा रहा था, नाइट्राएसिडियम जा रहा था। अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि क्या इंटरमीडिएट होता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में, तो बाय डिफॉल्ट ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर ही मानते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर ही मानते हैं। देखिए ये भी एक पॉइंट हमने यहां पर लिख दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को लेकर। चलिए कुछ और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आपका ध्यान लेकर चलता हूं मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6th पॉइंट। और सुने क्या है यहां पर मेरे भाई, एक पॉइंट है, ये आपको NCERT 12th में भी मिलेगा। हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स, हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स जिन रिंग्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। सोचिए ऐसी किसी रिंग के बारे में जिस रिंग में खूब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसी रिंग के बारे में सोचिए जरा। आई मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे लोग सुने। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स, highly activated rings is not favorable, is not carried out। हम नहीं करते, डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करते हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स का। इसकी वजह क्या है उसी पर बात करने वाले। इज नॉट कैरिड आउट, एक्सप्लेन वाई। सारे लोग सुनो, सारे लोग सुनो, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट नाइट्रेशन मुमकिन नहीं है, और मुमकिन नहीं है तो क्यों मुमकिन नहीं है, इस पर करनी होगी हमें बात, खोलकर करेंगे बात, ध्यान से देख लो सारे। आइए बहुत मजेदार, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स। मेरे भाई इसकी फीलिंग्स को समझना, ये क्या कहना चाह रहा है। एक ने कहा हमने करा दिया तो क्या होगा, कोई गड़बड़ होगी क्या, आइए बताते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। लाइक हाईली एक्टिवेटेड का जब नाम लो तो मेरे भाई एनिलीन सबसे पहले आता है, नाइट्रोजन रिंग में खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। एंड व्हाट वुड हैपन अगर मैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले लूं, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आइए मेरे भाई रिएक्शन होगी, आंसर भी आएगा। फिर आप कहोगे फिर ये क्यों लिखा है, डायरेक्ट नाइट्रेशन क्यों नहीं कराते। मेरे भाई हर लाइन के आगे पीछे भी कुछ होता है, वो महसूस करने की जरूरत होती है। डायरेक्ट नाइट्रेशन जब आप कराएंगे तो आपका मन क्या कह रहा है वो सुनिए। क्या आपको पता है ये इसके पास लोन पेयर है, तो क्या आपका दिल कह रहा है कि ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो आपको रिएक्शन कराने से पहले पता था कि इसमें NO2 प्लस आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन लेने गया होगा। तो ये आपकी चाहत थी, ये आपकी ख्वाहिश थी कि आप आर्थो और पैरा पे NO2 लगाना चाहते थे। आप आर्थो और पैरा पर लगे हुए NO2 का ज्यादा कंसंट्रेशन पाना चाहते थे। अगर आप ये पाना चाहते हैं और अगर आपको ये मिलता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है वही तो जानने वाली बात है। अगर आप हाईली एक्टिवेटेड रिंग, ये है जो कि इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं, हाईली एक्टिवेटेड रिंग का डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं मेरे भाई, तो सरप्राइजिंगली
NO2 पैरा पर लगेगा। अब आप कहोगे इसमें सरप्राइज क्या है, पैरा डायरेक्टिंग है, एग्रीड। मेरे भाई मेटा पर भी लगेगा। अब वना मूड खराब और आर्थो पर भी लगेगा। एक बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा तो कुछ भी बन सकता है, मेजर ये और ये होने चाहिए। मेरे भाई यही सरप्राइजिंग पॉइंट है, यही सरप्राइजिंग पॉइंट है। ये आता है 51%, ये आता है आपका सेकेंड नंबर पर 47%, भेजा खराब करने वाला परसेंटेज है। और ये आता है 2%। और जो सोचा था वो नहीं हुआ। क्या सोचा था आपने, आर्थो पैरा बने मेजरली, आपने सोचा आर्थो पैरा बने 100% जो है वो आर्थो और पैरा में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। 47%, 47% मेटा ले गया, मेटा ले गया। तो ये है वो वजह जिसमें एक अच्छा खासा परसेंटेज मेटा के खाते में चला जाता है। और अगर आप आर्थो पैरा ही पाना चाहते थे तो मेरे भाई आर्थो पैरा रिलेटिवली काफी कम आया है। अगर आप आर्थो पैरा चाहते हैं 100% बने तो डायरेक्ट नाइट्रेशन सही चॉइस नहीं है, डायरेक्ट नाइट्रेशन पर ये हो जाता है। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट नाइट्रेशन दिया जाता है आप ये बनाइए 51, 47, 2%, बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। महा इंपॉर्टेंट मेरे भाई, भूल मत जाना, ये आ चुका एडवांस वाला मटेरियल है। तो मेरे भाई जरा ध्यान से सुनिए, अमाउंट ऑफ मेटा आइसोमर, सारे लोग देखें, एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ मेटा आइसोमर is obtained, meta isomer is obtained in product, in product। अब आपके दिमाग में ये भी होगा ये कैसे आया है, सब बताएंगे। It can be understand या it can be explained, it can be explained by, it can be explained by considering aniline ion in reaction mixture। मेरे भाई इसका मतलब समझो, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, दैट की जो एनिलीन है, जो एनिलीन है, जो कि आपको पता है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता है, वो एसिडिक कंडीशन में HNO3 और H2SO4 कंडीशन में इसका एक अच्छा खासा पार्ट H+ ले लेता है, H+ ले लेता है। और एनिलीनियम आयन, दिस इज एनिलीनियम आयन, आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट में है एनिलीन और ये है एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। और शायद आपके भेजे में ये भी क्लियर है कि ये मेटा डायरेक्टर है, ये मेटा डायरेक्टर है। इसका एप्रिसिएबल परसेंटेज होता है जो कि इस 47% प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया ये भी ठीक ठीक है, या उल्टा बोलो 47% प्रोडक्ट बनना यह कंफर्म कर रहा है कि कोई तो है कंडीशन में रिएक्शन के मिक्सचर में जो मेटा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है। एंड दैट द ओनली पॉसिबिलिटी विच वी कैन हैव ड्यूरिंग रिएक्शन कंडीशन इज एनिलीनियम आयन। ये रेजोनेंस नहीं कर सकता, ये केवल -I कर रहा है। आप देखेंगे कि -I करने वाले के केस में सबसे ज्यादा एरिनियम आयन मेटा पर ही जब सब्स्टिट्यूशन कराएं तो स्टेबल होता है। ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, अब देखिए प्रॉब्लम डायरेक्ट है, ये तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट कैसे कराते हैं। अगर आप आर्थो और पैरा ही चाहते तो क्या करते हैं, सारे लोग देखें, टू ऑब्टेन आर्थो एंड पैरा नाइट्रोएनिलीन, अगर आप केवल यही चाहते हैं
एनिलीन, सही है। फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड, अब सुनो, ये है काम की चीज। हम क्या यूज करें? हमारा टारगेट होगा ये ना बन पाए, हमारा टारगेट होगा ये ना बन पाए। ये कब नहीं बनेगा? जब NH2H+ लेने से मना कर दे। ऐसा कैसे होगा? NH2H+ लेने से तब मना करेगा जब NH2 अच्छा बेस ना रहे। क्यों ना हम NH2 को क्या कर दें? माइल्ड बेस बना दें, मॉडरेट बेस बना दें। एक ने कहा लोन पेयर हटा, एक मिनट, आर्थो पैरा बनाने के लिए इस N पे लोन पेयर का होना जरूरी है, लेकिन हम N के लोन पेयर को लेस अवेलेबल रखते हैं फॉर प्रोटोनेशन। कैसे करेंगे देखिए जरा, तरीका मजा आ जाएगा आपको तरीके को देखिए। मेरे भाई ये एनिलीन है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मैं इस पर ये डाल दूं CH3COCl, कोई भी चीज ले लो, यहां लिविंग ग्रुप होना चाहिए। एंड पिरिडीन, ये न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट है, आपने SN1 SN2 में पढ़ा था। मिसलीनियस रिएक्शन अगर आपको याद हो, जो नेम रिएक्शन में हमने पढ़ा था, उसका ये सेकंड केस है। लिविंग ग्रुप ये अटैक करेगा, एडिशन एलिमिनेशन, लात पड़ेगी Cl को। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये एमीन एमाइड में बदल चुका है, ये एमीन एमाइड में बदल चुका है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि मेरे भाई ये जो हाईली एक्टिवेटेड था, हाईली एक्टिवेटेड, ये मॉडरेटली एक्टिवेटेड में आ गया है। आपको पता है एमाइड ग्रुप न्यूट्रल कंसीडर किए जाते हैं, न्यूट्रल। तो अब आप देखिए, उस खतरे को हम बचा ले गए जिसमें एसिड की प्रेजेंस प्रोटोनेट करके मेटा प्रोडक्ट देने के लिए जिम्मेदार हो रहा था। आप कर दो दोस्त, आप कराओ ना, कहे कि टेंशन किस बात की है दोस्त। लाओ नाइट्रेटिंग मिक्सचर लाओ, HNO3 और H2SO4। जब आप ये इस पे कराएंगे तो ध्यान से देखिए, ये आएगा NH, ये आएगा COCH3 और यहां आएगा NO2। पैरा पर लगेगा और आर्थो पर भी लगेगा, NH COCH3। और ये आया आपका, जगह ही नहीं है भाई साहब, बड़ी दिक्कत है। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा यहां लगा लेते हैं, कोई टेंशन तो नहीं है भाई। NH COCH3 और ये आर्थो पर NO2, ठीक है मेरे भाई। अब हमें ये एमाइड जो है, एमाइड ये जो बनाया था ना NH2 से, इसे वापस NH2 बनाना है। आई थिंक इजीएस्ट केस, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एसिडिक मीडियम में ही कर दीजिए। चलिए, जगह नहीं है, आपको आगे ही लिखना है मेरे भाई। ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, फिर से केस 2 बनेगा और यहां NH2 HOH NH2 एसिड। ये देखिए, ये आ गया पैरा वाला, ये आ गया आर्थो वाला। मेरे भाई 95% केसेस में आपको पैरा मेजर मिलेगा, आर्थो माइनर मिलेगा। 90% 95% केसेस में ऐसा मिलेगा। तो आप पूरे इस पॉइंट की कॉन्सेप्ट को समझो। ये कह रहा है डायरेक्ट नाइट्रेशन करने से बचते हैं, ऐसा रास्ता फॉलो करते हैं। क्यों? आई थिंक वी हैव सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन। हर एक चीज को हमने यहां एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही कुछ बेहतरीन रिएक्शंस के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आइए, एक बेहतरीन पॉइंट करने के बाद नाइट्रेशन में एक दो कदम और आगे चलते हैं, ठीक है। लाइक ध्यान से देखें, नाइट्रेशन ऑफ, समझिएगा जरा, टोलुइन। आपको दुनिया में किसी भी चीज का नाइट्रेशन कराने को दिया जा सकता है। मैं एक्चुअली डायरेक्ट उन रिएक्शंस पर चर्चा कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस तो आपको मिलेगा, आप लगा लीजिएगा। NO2+ बनाया, चिपका दिया, हो गया। नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन, मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए। टोलुइन जानते हैं सारे लोग, टोलुइन ऑन नाइट्रेशन गिव्स
क्या हो जाएगा बताइए? टोलुइन क्या होता है आप देखिए पहले, ये होता है CH3, आपको पता ही आर्थो पैरा डायरेक्टर है। अब अगर आप HNO3 और H2SO4 देंगे तो मेरे भाई इसमें क्या बनता है? पैरा नाइट्रोटोलुइन एंड ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन, ये बनता है मेरे भाई, ये देख सकते हैं आप। तो टोलुइन और नाइट्रेशन गिव्स ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन। अब मेरे भाई यहां ध्यान देने वाली एक छोटी सी बात है। अच्छा एक चीज सोचो जरा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है? NO2+ आ रहा है। किसके बाजू में लग रहा है? CH3 के बाजू में। पहले किसके बाजू में लग रहा था? NH2 के बाजू में। तो मेरे भाई कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा होगा, यह हमेशा कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं हो सकता। हां, मैं ये कहूंगा IIT में 95-97% यू वुड गेट पैरा मेजर। जिस रिएक्शन के बारे में आपको बताया गया है 2, 3, 4 रिएक्शन, भैया इसमें आर्थो मेजर आएगा, वहां आर्थो लगाइएगा, उसके अलावा बाकी हर रिएक्शन में क्या होगा? पैरा मेजर होगा। इसके अपने अपने रीजन हो सकते हैं। पैरा पोजीशन लेस क्राउडेड पोजीशन होती है, ऐसा आप मान सकते हैं, लेकिन आर्थो के सपोर्ट में भी बहुत कुछ हो सकता है। कोई भी बोल सकता है सर 2 आर्थो पोजीशंस होती हैं, 1 पैरा पोजीशन होती है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर आर्थो के केस में ज्यादा है। यस, इसीलिए आप देखें 2, 3, 4 रिएक्शंस आप पढ़ेंगे डेफिनेटली जिसमें आर्थो प्रोडक्ट पैरा को डोमिनेट करेगा, बट इसके अलावा बाकी सारी रिएक्शंस जो भी हैं सब में पैरा बनता है। ये रिएक्शन इसलिए अपने आप में यूनिक हो जाती है क्योंकि इसका आर्थो मेजर होता है, इसका आर्थो मेजर होता है। जब आप आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो आप ये जरूर फील करेंगे कि हाँ कुछ केस में ऐसा बिल्कुल हो सकता है। भाई देखिए यहां कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर गया, यहां आर्थो का प्रोबेबिलिटी फैक्टर डोमिनेट कर गया। चलो एक बात बताते हैं, मान लो इस मिथाइल की जगह मैं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दूं, टर्सरी ब्यूटाइल, अरे तब सब जानते यही मेजर आएगा। टर्सरी ब्यूटाइल इतना बड़ा वाला है कि उसके अगल बगल कोई चीज लगना नहीं चाहती। टर्सरी लीस्ट पॉसिबिलिटी वहां तभी लगेंगे जब एकमात्र ऑप्शन वही होगा और कुछ नहीं मेरे भाई। टर्स तो इसका साइज बढ़ता रहेगा। इथाइल के केस में भी आप देखेंगे इसका परसेंटेज घट जाएगा। ये मिथाइल के केस का कंडीशन है, यहां पर ये मेजर है और ये माइनर है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, बी पॉइंट, जरा ध्यान से देखिए। आपने एक नाम सुना होगा TNT, फॉर्मेशन ऑफ TNT। अब आप कहोगे क्या होता है ये TNT क्या है? मेरे भाई ये MNT है, ये जो बना हुआ है ना ये MNT है, मोनोनाइट्रोटोलुइन। मोनो मतलब एक NO2 लगा, एक NO2, मोनोनाइट्रोटोलुइन, ठीक है। और यहां हमें बनाना है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। मेरे भाई लेबोरेटरी या इंडस्ट्रियल मेथड्स अलग अलग होते हैं, हम यहां पर सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। लुक एट, ये टोलुइन है और जब हम इसे फ्यूमिंग HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेरे भाई इसमें पॉलीनाइट्रेशन देखने को मिलता है। ये CH3 इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। मेरे भाई ये जो कंपाउंड है इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन which is used as explosive, शॉर्ट में क्या बोलते हैं TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। तो ये आपके सामने बना हुआ है। कई लोग पूछते हैं व्हाट इज फ्यूमिंग, व्हाट डू मीन बाय फ्यूमिंग। मेरे भाई इनऑर्गेनिक में आप इसका डिटेल्ड मतलब जानेंगे। दरअसल HNO3 का जो वाटर में सॉल्यूशन होता है उस वाटर में HNO3 का परसेंटेज कितना है उसके भी यहां पर ऐसे नाम दिए जाते हैं। अगर वाटर के अंदर HNO3 का परसेंटेज ग्रेटर आर इक्वल देन 86%, मैंने शायद ऐसा लिख दिया, अगर HNO3 का परसेंटेज 86%
से ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो हम HNO3 को फ्यूमिंग मान लेते हैं। बाकी केसेस में देखा गया नॉर्मल HNO3 जो लेते हैं उसका 65 के आसपास होता है, 65-70 के बीच में HNO3 परसेंटेज होता है, HNO3 का कंसंट्रेशन होता है। तो आप समझ रहे हैं यहां हमने हायर कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 लिया है ताकि हम पॉलीनाइट्रेशन को यहां पर करा पाए। तो ये आप देख सकते हैं। नाइट्रेशन में हमने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, टोलुइन का नाइट्रेशन, एनिलीन का नाइट्रेशन, ठीक है। तो ये है आपका नाइट्रेशन। पहला जो आपने पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, ध्यान से देखें बोर्ड पर। ओके, तो आज हमने प्रयास सोचा तो था कि 3 एप्लीकेशन करेंगे, बट समय के हिसाब से आज हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन जो भी सेगमेंट्स हैं उन्हें लेकर आगे बढ़ेंगे। आप मन लगाकर पढ़ते रहें और इसके खूब सुंदर सुंदर थ्योरी नोट्स बनाते रहें। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। आज के लिए इतना ही।